हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान का रसायन विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री जो हमारा पोर्शन है उसका पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। यानी हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये हमारा आज की क्लास के अंदर चैप्टर रहने वाला है। पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एमपी बोर्ड क्लास 10th साइंस एक ही क्लास के अंदर आज आपको इस क्लास के इस चैप्टर के इस क्लास में सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। पूरे चैप्टर के क्वेश्चनों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए आज की क्लास बड़ी स्पेशल रहने वाली है और इस क्लास के अलावा आपको और कोई क्लास डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। तो YouTube पर अभी आपकी ये सारी क्लासेज आपको फ्री चल रही हैं। तो भाई अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हमारी इस क्लास के अंदर जिसका नाम हमें दे रखा है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो वही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर हम जो भी हमारे पास विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, समीकरण होते हैं, इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज हमें आवर्त सारणी के बारे में होना चाहिए। हमें जो भी तत्व हमें दे रखे होते हैं उनके सिंबल याद होना चाहिए, उनके नाम याद होना चाहिए। तो फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारी रिएक्शन हमें दे रखी है, जैसे कि इसके अंदर हमने थोड़ी सी कोशिश की है आपको देने की कि केमिकल रिएक्शन है, कईयों प्रकार की होती हैं, केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं। हम उनको आगे वन बाई वन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्लास में रहने वाला है हमारे पास। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं। पिछले 5 to 7 ईयर वाले क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस करने के लिए इसमें दे रखे हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो भाई आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने हैंड्स राइट से आप खुद नोट्स बना सकते हो। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दे रखा है, आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ से। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन हमें पहला ही पहला दे रखा है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस। तो रासायनिक समीकरण की देखो हम बात करें कि रासायनिक समीकरण वह अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम उसके प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से हम उसको लिखते हैं, दर्शाया जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास देखो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमारे पास अभिकारक चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट्स। और साथ में जब अभिक्रिया होने के बाद बनते हैं हमारे पास उत्पाद, और इन उत्पादों को बोला जाता है क्या, प्रोडक्ट। और बीच में तीर का निशान लगाया जाता है और दोनों ओर, तीर के दोनों ओर पदार्थों को लिखा जाता है। तो दो चीजें हमारे पास यहाँ पर बन जाती है कि जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर ले लिया है हमारे पास क्या, ये एक तीर का निशान लग गया है। इस तीर के निशान से पहले हम जिन चीजों को लिखते हैं ना, उन्हें लिखा जाता है, उन्हें बोलते हैं हम अभिकारक। अभिकारक, ये हमारे अभिकारक कहलाते हैं। और तीर के इस साइड जो लिखे जाते हैं ना, उन्हें हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। उत्पाद यानी प्रोडक्ट बोला जाता है, उत्पाद कहलाते हैं हमारे पास। तो बात करते हैं, देखो अभिकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर अभिकारक कह देते हैं। दूसरी बात बनती है फिर हमारे पास उत्पाद। उत्पाद क्या होते हैं, देखो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थों को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर क्या, उत्पाद नाम दे देते हैं। तो ये अभिक्रिया को लिखने का एक तरीका है कि एक तीर का निशान हमें लगाना है, तीर के निशान से पहले हम पदार्थों को लिखते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तीर के निशान के आगे लिखा जाता है, हम उन्हें उत्पाद कह देते हैं। जैसे उदाहरण में एक में दे रखा है हमें कि हाइड्रोजन गैस है। देखो हाइड्रोजन गैस का अब सिंबल लिखना पड़ेगा, प्रतीक लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस का होता है हमारे पास क्या, H2, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। और साथ में है हमारे पास क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है हमारे पास क्या, O2। ये आपस में दोनों गैसें क्रिया कर रही हैं और क्रिया करके क्या करती हैं, ये पानी का निर्माण करती हैं, H2O बनाती हैं भाई, H2O। ये पानी बन गया H2O, ये जल का सूत्र है आपके पास, तो ये H2O बन गया। तो ये हमारा एक
रासायनिक समीकरण हो गया। लेकिन भाई केमिस्ट्री कहती है कि भाई जो भी रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो भी पदार्थ हम भाग ले रहे हैं उसमें, तो वो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में, मतलब अभिकारक और उत्पाद के रूप में बराबर होने चाहिए। तो उसको हम कह देते हैं यहाँ पर क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है। तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 2। चलो साइड में क्या बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन हमें दे रखा है और ऑक्सीजन हमें दे रखा है, और H2 वाले साइड में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को काउंट करने वाले हैं। तो फिलहाल हम बात करें कि 2 तो हमें दे रखे हैं, इधर क्या हाइड्रोजन, और 2 ही हमें क्या दे रखे हैं, ऑक्सीजन दे रखे हैं हम, ठीक है। लेकिन इधर की हम बात करें, इस H2O के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन भी कितना होना चाहिए भाई, 2 होना चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन होने के लिए हम क्या करते हैं कि इधर जो यौगिक दे रखा है ना, उसमें हम क्या कर देते हैं, पानी में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। तो 4 बनाने के लिए इधर भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारे साथ दोनों साइड, अब तीर के दोनों साइड हमारे पास जो तत्वों को गिना जाए ना, तो उनकी संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना, वो कैसा समीकरण बन गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हम इसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण। और बैलेंस करना बहुत जरूरी है हमारे पास। अभिक्रिया कोई भी हमें दे रखी है, कोई समीकरण हमें दे रखा है, उसको बैलेंस करना हमारे पास बहुत जरूरी है। तभी जाके हम आगे पढ़ पाएंगे केमिस्ट्री को, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारे पास आगे आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले और अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ दोनों साइड परमाणुओं की संख्या, उनके द्रव्यमानों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लियर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यही है हमारे पास, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है हमारे पास। तो इसकी बात करें, देखो किसी रासायनिक समीकरण में हमारे पास जो अभिकारक दे रखे हैं और जो उत्पाद दे रखे हैं, दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। देखो भाई, दोनों और परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, और यदि ऐसा है तो हम उसको क्या कह देते हैं, उस समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है तो याद रखना, यदि कोई समीकरण संतुलित नहीं है तो उसको हम कंकाली समीकरण के नाम से जानते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये बात भी आपको याद रख लेना है। यदि कोई समीकरण हमें बैलेंस नहीं दे रखा है, तीर के दोनों साइड यानी अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं दे रखी है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण कह देते हैं। और दोनों ओर समान दे रखी है तो हम उसे क्या कह देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कह देते हैं। इसका अर्थ यह है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है एक हमारे पास, उसका प्रत्येक अभिक्रिया को क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। क्या कहता है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो उत्पन्न हो सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है, केवल उसका क्या बदल सकता है, रूप बदल सकता है। तो यदि 2 परमाणु भाग ले रहे हैं तो बनने वाले भी परमाणु कितने होंगे हमारे पास, 2 ही होंगे, 4 परमाणु नहीं हो सकते, क्योंकि 2 से 4 कैसे बन सकते हैं। या फिर 4 परमाणु भाग ले रहे हैं लेकिन बनने वाले कितने हैं, तो 2, तो 2 और कहां चले गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारे पास क्या होता है, कि पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम फिर से वही ले लेते हैं क्या, जैसे कि चलो अभी फिलहाल ले लेते हैं हम क्या, एक कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3। इसको जैसे ही तोड़ा जाता है तो इससे बनता है हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O का निर्माण हो जाता है इससे। ठीक है, H2O का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, इसको जैसे ही तोड़ा जाता है तो। ठीक, अब जैसे ही इसके साथ इसको तोड़ा, या अपन ये कहें कि इसके साथ पानी मिला दो, या ये वाली अभिक्रिया ले लेते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसमें क्या मिला दो आप, पानी मिला दो, H2O मिला दो। ये भी अभिक्रिया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं बिना बुझा चूना। याद रखना है इसका सूत्र, बिना बुझा चूना इसको बोला जाता है। और ये हमारे पास पानी है, इसकी जैसे ही हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, और इसको हम बोल देते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा चूना, बुझा हुआ चूना इसको बोला जाता है। अब हम इसमें काउंट करते हैं कि हमारे पास सभी तत्वों की संख्या बराबर है या नहीं। तो देखो कैल्शियम को गिने हम, इधर गिनते हैं कैल्शियम,
और इधर भी गिनते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की यदि हम बात करें तो कैल्शियम इधर भी एक है और इधर भी कितना है, एक है। इसकी काउंटिंग हमारी क्लियर हुई। दूसरा हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 और 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 2 हैं, और इधर भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए भाई, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 है। और हाइड्रोजन की बात करें 2 हैं, तो हाइड्रोजन भी इधर हमारे पास कितने हैं, 2 ही हैं। दोनों साइड हाइड्रोजन काउंट करें तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन हमें दोनों साइड मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा समीकरण है ना, ये समीकरण कैसा दे रखा है हमें, संतुलित रासायनिक समीकरण दे रखा है। तो इसे हम कह देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। फिलहाल हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो बात अभी आ जाती है अगले क्वेश्चन के अंदर कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो एक नियम तो हम पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या क्या करना है भाई, पालन करना चाहिए। उसका कुल द्रव्यमान जो होता है ना, वो दोनों ओर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक तो इसलिए हम उसको संतुलित करते हैं, दूसरा करते हैं कि सही अनुपात ज्ञात करने के लिए। संतुलित समीकरण से पता चलता है कि अभिकारक किस अनुपात में मिलते हैं और उत्पाद को किस अनुपात में बनाते हैं। मतलब दो अभिकारकों ने भाग लिया तो उत्पाद किस अनुपात में बनना है, ये पूरी अभिक्रिया को हम बैलेंस करने के लिए ज्ञात करते हैं। दूसरा है कैलकुलेशन, गणनाएं करने के लिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गणना, जैसे कि उसका मोल निकालना, उसका द्रव्यमान निकालना, गैस का आयतन निकालना आदि ज्ञात करने के लिए हमारे पास समीकरण का संतुलित होना क्या है, आवश्यक है। ये 3 पॉइंट आप आसानी से याद रख सकते हो। एग्जाम में एज इट इज इन्हीं पॉइंटों को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है और रासायनिक समीकरण के संतुलन में इसकी आवश्यकता क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम आपसे अभी डिस्कस कर चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, बाकी के इसकी और हम बात कर लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो फिलहाल देखो बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यह नियम एंटोइन लेवोर्जिए इन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था और इन्होंने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। ठीक है, ये प्रूव भी हुआ है। यानी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में कुल द्रव्यमान क्या रहता है भाई, आपका समान रहता है। इसे तो हम कह देते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब यह है कि अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। इसकी आवश्यकता क्या है भाई, देखो आवश्यकता के रूप में हम बात करें कि रासायनिक समीकरण के संतुलन में इसकी आवश्यकता, जब हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। बराबर होगी तभी हम उसका द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होगा। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ताकि यह दिखाया जा सके कि अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बढ़ा है ना घटा है, केवल उसका द्रव्यमान पुनर्व्यवस्थित हुआ है। ऐसा हम उसके अंदर लिखे ही चलते हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है उसके अंदर अभिक्रिया के अंदर, तो हम कह सकते हैं भाई ये अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगी, ये समीकरण आपका संतुलित नहीं है। और जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे हम एक नाम से जानते हैं, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में यदि हमसे पूछा जाए तो हम उसको बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। क्लियर बात, ठीक है। तो एक उदाहरण हमें दे रखा है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने अभी डिस्कस किए थे। एक और उदाहरण या कोई भी एक समीकरण हम लिख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ले लो, फिर से ले लो, पानी का निर्माण करते हैं H2 प्लस O2, इन दोनों ने क्रिया करी तो क्या बन गया भाई, पानी बन गया H2। H2O का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब हम इसमें बात करते हैं कौन कौन से तत्व हैं। देखो हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास कौन है, ऑक्सीजन है। तो इनमें बात करते हैं। देखो अभिक्रिया के पहले हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2 हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 हैं। लेकिन अभिक्रिया के बाद में हाइड्रोजन की बात करें हम, तो जैसे ही अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया होने के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 2 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 1 रह गया। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है कि भाई हाइड्रोजन, पहले तो ऑक्सीजन कितने थे हमारे पास, 2 थे, तो बाद में अभिक्रिया होने के बाद 1 ऑक्सीजन कैसे हो गए। तो हमें इस ऑक्सीजन को क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड हमने यदि ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी कितनी हो गई, फिर 4 हो गई। जैसे ही हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई तो हमें इस हाइड्रोजन के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इसका मतलब ये हुआ अब दोनों साइड हमारे पास सब चीजें क्या हो चुकी हैं, बैलेंस हो चुकी हैं। अब हम आसानी से इसके द्रव्यमान दोनों के इतना द्रव्यमान और इतना द्रव्यमान मिलकर इतना द्रव्यमान बना रहा है जो दोनों के द्रव्यमान के बराबर होगा। क्लियर बात, दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इन यौगिकों के अंदर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करते हैं, पालन, और तब जाके हमारी एक बैलेंस रिएक्शन लिखी जा सकती है। इनका आयतन ज्ञात कर सकते हैं हम, बहुत सारी चीजें इनके बारे में ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर, ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट आप। अगला क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आ जाती हैं। फिर अब हमारे पास आती हैं अरासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब अभिक्रियाएं हमें बहुत सारे प्रकार की दे रखी है, जैसे नाम हमें दे रखा है उसी नाम से हमें उसको डिस्कस करना है। जैसे कि सबसे पहला हमें दे रखा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है भाई जोड़ना। भाई जोड़ जोड़कर बहुत सारी चीजों का निर्माण करोगे। एक इधर से लिया, एक उधर से लिया, दूसरा उधर से लिया, दो तीन पदार्थ इकट्ठे कर ले, इकट्ठे करके हमने एक कोई चीज बना दी, वो क्या हो गया हमारा संयोजन, जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया यही कहती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या हम कह सकते हैं वही अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। भाई उत्पाद कितना बनना चाहिए, भाई एक बनना चाहिए। मतलब अभिकारक तो हमारे एक से ज्यादा हो सकते हैं। तीर के निशान से पहले जो पदार्थ भाग लेते हैं वो भाग लेने वाले तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बनने वाला एक ही होगा। इस बात को आपको याद रखना है। एकल उत्पाद का क्या होगा भाई, वहां पे निर्माण होगा। तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया या फिर संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक उदाहरण हमें दे रखा है, बहुत से उदाहरण हमें दे रखे हैं। देखो इधर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे अभिकारक कितने हैं भाई, दो हैं हमारे पास। एक H2 होगा, कितने हो गए, तीन हो गए। टोटल इधर कितने हो गए भाई, तीन हो गए। देखो तीन, दो CaO है और एक H2 है। पानी का अणु एक है और कैल्शियम ऑक्साइड के अणु दो हैं। टोटल मिलके कितने हो गए, तीन। तो बनने भी कितने चाहिए फिर हमारे पास, तीन ही बनने चाहिए। एक कहने का सॉरी, बनने कितने चाहिए हमारे पास, वही एक बनना चाहिए। एकल उत्पाद का क्या होना चाहिए, निर्माण। तो बात करते हैं, देखो क्या दे रखा है हमें एकल उत्पाद के रूप में, CaOH का होल ट्वाइस। ये है, ये अगली अभिक्रिया आपको यहाँ से दे रखी, ये अभिक्रिया अलग से आपको दे रखी है, ठीक है। तो बनने वाला क्या है पदार्थ हमारे पास, एक ही है। दूसरा हम बात करें, देखो एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक अणु इसका है और एक अणु इसका है। टोटल कितने हैं, दो। दो मिलके कितना बनाएंगे भाई, एक बनाना चाहिए हमारे पास। एकल अणु का यदि निर्माण हो रहा है तो हम वहां पे कह सकते हैं कि वहां पे क्या हो रही है हमारे पास, संयोजन अभिक्रिया हो रही है। वैसे ही हम बात करें बाकी का बैलेंस करने के लिए हमने दे रखा है, बहुत सारे उदाहरण हमें दे रखे हैं, ये रही हमारे पास। तो जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं हमारे पास, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे हमारे पास बनने चाहिए। अब एकल उत्पाद का मतलब क्या है, देखो आप कहोगे कि सर यहाँ पे पानी के दो अणु बनना है, लेकिन है तो पानी ही ना, कोई दूसरे पदार्थ का निर्माण तो नहीं हो रहा है ना। पानी के साथ कोई दूसरा पदार्थ नहीं बनना है। पानी के अणु चार भी बन सकते हैं, पांच भी बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे पानी के ही अणु, किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि आगे चल के क्या होने वाला है, जब कोई हमारी अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के अंदर एक से अधिक पदार्थों का, उत्पादों का क्या होने वाला होगा, निर्माण हो रहा होगा। तो एक से ज्यादा पदार्थों का निर्माण यदि वहां हो रहा है तो वहां हम उसको संयोजन नहीं कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक बहुत ज्यादा मात्रा में, उत्पाद एक बनेगा हमारे पास। चाहे तो वो पानी हो सकता है, चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, इसके अलावा और नहीं बनेगा। अब इनके अणु भले ही दो भी बन सकते हैं, चार भी बन सकते हैं, पांच भी बन सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे आगे दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना और पानी को मिला देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और पानी ले लो, ये पानी ले लिया हमने। जैसे ही हम इसको मिलाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारे पास बन जाता है। ये भी अभिक्रिया क्या है, देखो कितने पदार्थ लिए हमने, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ लिए। टोटल पदार्थ कितने हो गए, इधर दो हो गए, लेकिन ये अकेला ही एक पदार्थ है, अकेला एक पदार्थ है, इसके साथ प्लस और कुछ नहीं बनना है। तो मतलब हम इसको कह देंगे ये संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ना। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के अणु आपस में जुड़े, जुड़कर इन्होंने बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक अणु, तो हम इसको कह देंगे संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम में कोई भी एक एग्जाम्पल आप कोई भी याद रख सकते हो, उस एक एग्जाम्पल को आप वहां पर लिख सकते हो। क्लियर, ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन मतलब टूटना। अब यहाँ पर हमारा जस्ट उल्टा होने वाला है। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। कि जब कोई एक अभिकारक टूटकर
दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे, एक उत्पाद नहीं बनेगा। यदि एक उत्पाद बनेगा तो हम उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, और एक से अधिक उत्पाद बन रहे हैं तो हम उसको संयोजन नहीं कहेंगे, वहां पर फिर वो कोई दूसरी अभिक्रिया होगी, जैसे कि वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन हमें दे रखी है। वियोजन में क्या होने वाला है, देखो हमारे पास एक जो अभिकारक हमें दे रखा है, ये रहा, ये अभिकारक है हमारे पास CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जनरली हम इसको चौक के नाम से भी जानते हैं। और जैसे ही इसको तोड़ा तो ये बन गया हमारे पास का कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना वजह चूना कह देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कह देते हैं। और साथ में बन गई हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब कितने उत्पाद बने हमारे पास, उत्पाद हमारे पास दो बन गए हैं, और अभिकारक हमारे पास कितना है, एक। तो एक अभिकारक के टूटकर जब दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है तो हम उस अभिक्रिया को क्या कह देते हैं, वियोजन अभिक्रिया कह देते हैं। और वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है क्या, टूटना, तोड़कर। जब हम किसी एक अभिकारक को या एक रासायनिक पदार्थ को तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं, वियोजन अभिक्रिया कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, जो चौक हमें दे रखा है, वो टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है CO2 और CaO, ये बनते हैं हमारे पास। तो हमने इसको क्या कह दिया, वियोजन। अब बात ये आती है यहाँ पर कि जो भी वियोजन अभिक्रिया है, सर तोड़ने के लिए क्या चाहिए, बिल्कुल हाँ सही बात है, बिल्कुल तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, तो तोड़ने के लिए यदि हमें अलग अलग चीज की आवश्यकता पड़ती है, तोड़ने के लिए यहाँ पर हम खुलाड़ी लेके आ जाओ भाई, काटने के लिए आरी लेकर आ जाओ, चाकू लेकर आ जाओ, वो नहीं होगा अभिक्रिया के अंदर। अभिक्रियाएं हमारी अलग टाइप की हैं जी। तो इन अभिक्रियाओं को, वियोजन अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए हमें या तो ऊष्मा चाहिए, या तो विद्युत चाहिए, या फिर प्रकाश चाहिए। ये तीन चीजें हमें चाहिए, या तो ऊष्मा चाहिए, या फिर विद्युत चाहिए, या फिर हमें चाहिए क्या, प्रकाश चाहिए। तो इस आधार पर ये वियोजन अभिक्रियाएं हमारे पास तीन प्रकार की हो जाती हैं, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। बात क्लियर हुई क्या। इन वियोजन अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि ऊर्जा ऊष्मा के रूप में है तो ऊष्मीय वियोजन, ऊर्जा यदि विद्युत के रूप में है तो विद्युत वियोजन, और ऊष्मा यदि प्रकाश के रूप में है तो भाई इसको हम नाम दे देंगे क्या, प्रकाशीय वियोजन। चलते हैं अगली स्लाइड में, फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं। आगे अब अभिक्रियाओं के हमारे पास प्रकार आ जाती हैं कि जी ऊष्मीय वियोजन क्या है, वैद्युत वियोजन क्या है, प्रकाशीय वियोजन क्या है। तो देखो भाई बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन की। हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऊष्मीय वियोजन हमें क्या दे रखा है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऊष्मीय वियोजन, तो जब किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए हम ऊष्मा यानी गर्मी देकर तोड़ा जाए तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कह देते हैं। क्लियर बात, ये हम यहाँ पे लिख देंगे ऊष्मा। ऊष्मा, ये तीर के निशान के ऊपर हम लिख देते हैं ऊष्मा, यानी इसको ऊष्मा देकर क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, और कैल्शियम ऑक्साइड में तोड़ने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने के लिए उसको हमें क्या देना पड़ता है, ऊष्मा देना पड़ता है। तो ये अभिक्रिया हमारी कौन सी हो गई, ऊष्मीय वियोजन। आगे याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए, तो वहां बताना पड़ेगा ये ऊष्मीय वियोजन है, ये विद्युत वियोजन है, ये प्रकाशीय वियोजन है। तो अभिक्रिया याद रखनी पड़ेगी। किस अभिक्रिया को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, किस अभिक्रिया को तोड़ने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, और किस अभिक्रिया को तोड़ने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। सारी बातें हमें याद रखनी है। तो दूसरा क्वेश्चन बन जाता है वैद्युत वियोजन। अब यदि हमें अभिकारक को तोड़ने के लिए यदि हमें विद्युत धारा की जरूरत पड़ती है तो हम उसे वैद्युत वियोजन कह देते हैं। जैसे कि हमारे पास पानी दे रखा है, पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, तो जैसे ही पानी के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, पानी के अंदर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो पानी का सूत्र होता है H2O, तो उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। बाकी की अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए आगे 2 या 3 लिखा हुआ है। मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा आपसे कि अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं, ये क्वेश्चन अलग से हमसे पूछा जाएगा, वहां हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभिक्रियाओं को बैलेंस करने वाली बात हम आपसे फिर से दोबारा डिस्कस करेंगे। तो विद्युत धारा का यदि उपयोग किया जा रहा है तो उसको वैद्युत वियोजन कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाती है प्रकाशीय वियोजन। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है, मतलब अब अभिक्रिया को तोड़ने के लिए हम प्रयोग करने वाले हैं किसका, सनलाइट का। इसका मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी हमारी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। फिलहाल हमने दूसरी अभिक्रिया का उदाहरण दे रखा है। यदि अभिक्रिया को तोड़ने के लिए हम प्रकाश की आवश्यकता यदि हमें होती है तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कह देते हैं। फिलहाल हमें दे रखी है ये एक अभिक्रिया,
AgCl, Ag मतलब सिल्वर होता है, ये सिल्वर क्लोराइड हमें दे रखा है, और जैसे ही इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो ये चांदी अलग हो जाती है और क्लोरीन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये भी हमारे पास क्या थी, वियोजन, ये अभिक्रिया भी वियोजन और ये अभिक्रिया भी वियोजन। बस अंतर इतना है कि इस अभिक्रिया को तोड़ने के लिए हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर ऊष्मा दे रहे थे, और इस अभिक्रिया को तोड़ने के लिए हम यहाँ पर क्या दे रहे थे, विद्युत, हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे, विद्युत धारा। और इस अभिक्रिया को तोड़ने के लिए हमने काय का उपयोग किया था भाई, प्रकाश का। तो सनलाइट की यदि हमें जरूरत होती है, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही थी, तो प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन और ऊष्मीय वियोजन। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई जल्दी से। तो बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट आ जाता है देखो हमारे पास अब तीसरी अभिक्रिया आ जाती है। अभी ये अभिक्रिया हो गई हमारे पास तीसरी, ये एक ही अभिक्रिया के हमारे पास प्रकार दे रखे थे, वियोजन अभिक्रिया के। आगे आ जाती है हमारे पास क्या, विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया की हम आपसे बात करते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होने वाला है, देखो विस्थापन अभिक्रिया में देखो ये घटना यहां पर होने वाली है। विस्थापन मतलब एक चीज को वहां से हटाना और दूसरी चीज को क्या कर देना, शिफ्ट कर देना। तो जैसे कि भाई हम बात करें कि यदि कोई ज्यादा क्रियाशील पदार्थ होगा तो वो क्या करेगा, कम क्रियाशील पदार्थ को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। विस्थापन मतलब ये भी हटाना होता है, तोड़ना नहीं है। लेकिन यहाँ पर मतलब किसी कोई व्यक्ति एक कुर्सी पर जाके बैठा हुआ है, लेकिन यदि हम उस व्यक्ति से ज्यादा पावरफुल हैं तो उस व्यक्ति को वहां से हटाएंगे, भाई तू हट यहाँ से, और मैं जाके वहां जाके क्या हो जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। तो मैंने उसको क्या कर दिया भाई, विस्थापित कर दिया। अब उसके लिए बैठने के लिए ये जगह कहीं और भी हो सकती है, या हो सकता है कि मैं जिस जगह पर बैठा था उस जगह पर वो वापस बैठ भी सकता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं देखो विस्थापन अभिक्रिया में। देखो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एक अधिक क्रियाशील तत्व, एक अधिक क्रियाशील तत्व चाहिए, और एक क्या होगा भाई, उससे कम क्रियाशील तत्व होगा। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो कम पावर वाले को क्या कर देगा, हटा देगा। तो उसी को हम कह देते हैं विस्थापन। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है भाई, विस्थापित कर देता है। अब कैसे विस्थापित करता है वो बात हम करते हैं। जैसे कि एक अभिक्रिया दे रखी है हमें क्या, Fe मतलब आयरन है, और इस आयरन की क्रिया हम करा रहे हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ, SO4 के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम भाई, बात यहाँ पर, ये आयरन जो होता है ना, लोहा जो होता है ना, वो इस कॉपर की तुलना में बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ये लोहा क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा भाई, हटा देगा, और यहाँ पर ये खुद जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा, SO4 जो आगे दे रखा है, FeSO4 बन गया, और साथ में कॉपर क्या हो गया भाई, इसमें से अलग हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम यहाँ पे कह देंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसा तभी होगा जब कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व होगा और कम क्रियाशील को क्या कर देगा, हटा देगा। तो ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है कि निम्न अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की है आपकी, विस्थापन अभिक्रिया। और इसमें आपको याद रखना है, हमारे पास जो आयरन होता है ना, वो आयरन कॉपर से, कॉपर का सिंबल होता है Cu, उससे ज्यादा क्रियाशील होता है। ये क्रियाशीलता का क्रम है इनका। आगे और भी अभिक्रिया हमें मिलने वाली हैं। फिलहाल हम बात करते हैं अगली अभिक्रिया पर, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देखो द्वि विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या है भाई, इस अभिक्रिया के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों ही पदार्थ विस्थापित होते हैं। ठीक है, दोनों ही पदार्थ विस्थापित होते हैं। अब भाई क्या हुआ, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति कुर्सी ऊपर बैठे हुए हैं, उसने अपनी एक्सचेंज होगा जहां पर, एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है कि ये व्यक्ति जाके उस कुर्सी पर बैठ गया और उस कुर्सी वाला व्यक्ति वापस आके इस वाली कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। देखो कैसे एक्सचेंज हो रहा है वो अभिक्रियाओं के हिसाब से हम बात करते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है भाई। आयंस, आयंस आपने सुना होगा, देखो धनायन भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं। कभी आपने सुना होगा कि ए के ऊपर प्लस आ गया, कभी आपने सुना होगा बी के ऊपर माइनस आ गया। तो ये ऋणायन है और ये धनायन है। ठीक है, इस तरीके से अभिक्रिया में धनायन और ऋणायनों का क्या होता है, निर्माण। तो इस बात को भी हम पढ़ चुके हैं कि धातुएं जो होती है ना हमारे पास, वो विद्युत धनात्मक होती है, हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा हुआ है। और जो अधातुएं होती है ना हमारे पास, वो अधातु क्या होती हैं, विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ये बात भी हमने पढ़ी हुई है। तो देखो धातुओं के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। तो जो भी कोई अभिक्रिया हो रही है, यदि उसमें कोई धातु है तो उस पर तो आएगा क्या, धनायन का साइन, यानी तो वो तो होगी धनात्मक, धनायन बनाएगी।
और जो अधातु उसमें दे रखी होगी वो बनाएगी आपका क्या, ऋण आयन। फिलहाल हम बात करते हैं जैसे इस अभिक्रिया के अंदर, ये अभिक्रिया हमें दे रखी है क्या, BaCl2, ध्यान से देखना भाई, BaCl2 बेरियम क्लोराइड इसको बोला जाता है, और साथ में दे रखा है Na2SO4, ये अभिक्रिया हमें यहाँ पर दे रखी है और ये बना रही है। देखो अब क्या होने वाला है, देखो ये इसका आयन है, ध्यान से देखना भाई अभिक्रिया को, ये धनायन बनेगा, ये ऋणायन बनेगा, ये धनायन बनेगा और ये वाला क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। तो बस अब यहीं पे आयनों का आदान प्रदान होने वाला है इन दोनों के बीच में। कैसे आदान प्रदान होने वाला है कि अब Ba तो जुड़ेगा SO4 के आयन के साथ, ये बना लेगा BaSO4, ये तो इसके साथ शिफ्ट हो गया। अब बचा क्या, Na, तो Na किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा भाई, Cl के साथ हो जाएगा। बचा क्या इधर, Cl, क्लोरीन बचा, तो ये इसके साथ क्रिया कर लेगा। और बैलेंस करने के लिए फिलहाल मैं लिख देता हूं, ये 2Cl बनेगा, ये BaSO4 बनेगा, बाकी की अब क्रिया क्या है आपकी, बैलेंस है। तो ये आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो भाई इसी तरीके से आयनों का आदान प्रदान होता है, ये वाला इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और बाकी का जो बचा Ba वो SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो साथ में बन जाएगा आपके पास क्या, ये अभिक्रिया ली हमने, ये Ba बना लेगा SO4 के साथ, तो BaSO4, और Na बना लेगा Cl के साथ अभिक्रिया, तो NaCl बन जाएगा, यानी नमक बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इस अभिक्रिया को हम कह देते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर जो आयंस दे रखे होते हैं हमें, उन आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, द्विविस्थापन हो गया, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम पड़ जाता है क्या, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, दोनों पदार्थों का क्या हुआ है, यहाँ पर विस्थापन हुआ है। क्लियर बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जरूरत पड़ेगी हमें उपचयन और अपचयन की, तो फिलहाल याद रखना है। अब उदाहरण इन्हीं में से हमें मिल जाती है बहुत सारे उपचयन और अपचयन की, तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल दोनों का मतलब समझ लेते हैं, एक उपचयन है और एक अपचयन है, ठीक है। उपचयन जो शब्द है ना, उसको हम ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं, उपचयन, इसका नाम भी आपको याद रखना है, इसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण, ठीक है। उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोला जाता है, बाकी का इसको अपचयन ही बोलते हैं। देखो ये है क्या, क्या होने वाला होता है इसमें, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। मतलब ऑक्सीजन जो दे रखी है ना O2, उसमें तो वृद्धि होती है उपचयन में, और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी। भाई अपोजिट होगा, हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी। मतलब यदि किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ हमें दे रखा है, यदि ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है वहां पर, तो हाइड्रोजन में क्या हो रही होगी, कमी। या तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही होगी या फिर हाइड्रोजन में क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी, ऐसी कहानी वहां पर बनती है। तो देखो फिलहाल हमें एक नीचे अभिक्रिया दे रखी है, ये कोई पदार्थ दे रखा है CH4। CH4 में बात करें तो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो वहां पर ये अभिक्रिया जो हो रही है ना, वो हमारे पास उदाहरण हो जाएगा काय का, एक उपचयन अभिक्रिया का, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपचयन की बात करते हैं। अपचयन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी या फिर ऑक्सीजन की कमी होगी। मतलब अब होने वाला है हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन की क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। यदि हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है तो हम उसको कह देते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब इसी का हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ऑक्सीजन में कमी होगी। देखो CaCO3 हमें दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात करें तो देखो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है भाई, हाइड्रोजन नहीं दे रखा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है इसमें, कमी, और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस तरीके से उदाहरण हमें बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको इनकी डेफिनेशन याद रखना है। क्वेश्चन यदि उदाहरण के रूप में पूछा जाता है तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल परिभाषा आपको याद रखना है कि उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या फिर हाइड्रोजन की ह्रास मतलब हानि हो रही है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, उपचयन, या फिर उसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। अपचयन की बात करें तो अपचयन में पदार्थ के साथ यदि हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम उसको कह देते हैं क्या, अपचयन
अवक्रिया कह देते हैं। क्लियर? तो बात करते हैं हम आगे ऊष्माक्षेपी अवक्रिया की। आप इसको याद रखिए दोनों परिभाषाओं को। ठीक है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि यदि ऐसी कोई अवक्रिया दे दी जाए जिसमें से ऊष्मा बाहर निकले। बिल्कुल सिंपल सा बात, नाम यही है उसका कि जिन अवक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उस उत्सर्जन का मतलब यही है कि ऊष्मा कहाँ निकल रही है भाई, बाहर निकल रही है। ऊष्मा यदि बाहर निकल रही है तो हमारी अवक्रिया कहलाती है क्या, ऊष्माक्षेपी। देखते हैं, बात करते हैं। हमारे पास एक प्राकृतिक गैस दे रखी है CH4, मीथेन को हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। याद रखना है ये सूत्र किसका है, मीथेन। मीथेन का दहन दे रखा है, इस नाम से भी अवक्रिया पूछी जाती है। ये CH4 जो सूत्र है ना वो किसका है, मीथेन का। इसे हम प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका दहन किया जा रहा है, दहन मतलब इसको जलाया जा रहा है। तो भाई कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, इसलिए हमने अवक्रिया करा ली किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ही इसका दहन किया गया तो इससे हमें मिली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बन गया, पानी। और साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है भाई, ऊर्जा निकलती है। और यदि ऊर्जा यदि निकल रही है तो इस अवक्रिया को हम क्या कह देते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो याद रखना है ऐसी रासायनिक अवक्रिया हैं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ यदि ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो क्या कहते हैं भाई उस अवक्रिया को हम, हाँ यस, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ऊष्मा शोषी अवक्रिया क्या होगी भाई, जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी। अब मतलब हमें अवक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा अलग से देनी पड़ेगी। जब हम देंगे ऊष्मा तो अवक्रिया ऊष्मा को अवशोषित करेगी। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि अभी हमने वियोजन अवक्रिया नहीं पढ़ी थी, वियोजन अवक्रियाओं को कराने के लिए चाहे वो ऊष्मीय वियोजन हो, चाहे वो विद्युत वियोजन हो, चाहे वो प्रकाशीय वियोजन हो, उनमें यदि हम प्रकाश दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, विद्युत दे रहे हैं, तो वो सब क्या है, ऊष्मा शोषी अवक्रियाओं के उदाहरण थे। कि जिन अवक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, तो हम उसे क्या कह देते हैं भाई, ऊष्मा शोषी अवक्रिया कह देते हैं। फिलहाल आपने इसका नाम सुना होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हमें दे रखा है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमें अलग से ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाके ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। दैट्स ऑल। तो इस अवक्रिया को हम यहाँ पर कह देते हैं क्या, ऊष्मा शोषी अवक्रिया। क्लियर? फिर भी यदि आपको डाउट लगता है कहीं पे, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहां पर आपके इन सवालों के जो भी डाउट है उसका जवाब आपको वहां दिया जाएगा। क्लियर बात? आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ जाते हैं हम अवक्षेपण अवक्रिया पर। देखो अवक्षेप मतलब क्या है, एक अवक्षेप मतलब एक ठोस पदार्थ है, एक अघुलनशील पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो घुलता नहीं है, उसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कोई ठोस पदार्थ का निर्माण हो गया। तो ऐसी अवक्रियाएं भी होती हैं, जब कोई अवक्रिया को हम कराते हैं तो किसी ठोस पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो उसको अवक्षेप कह देते हैं। भाई ऐसे उदाहरण हमने बहुत सारे जीवन में देखे हैं। देखो भाई, सबसे पहला हम बात करें, अक्सर हमने देखा होगा हमारे घर में कभी दूध फट जाता है, दूध को फटते हुए सभी लोगों ने देखा होगा भाई, फटने के बाद देखा होगा, फटते हुए नहीं देखा होगा भाई, फटने के बाद देखा होगा। तो दूध के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो अलग से जमा हो जाती है, और जो पानी के फॉर्म में पानी उसके अंदर जो रहता है वो अलग से हो जाता है। तो मतलब वो क्या हो गया, एक तरीके से अवक्षेप का निर्माण हो गया। अक्सर हम जिस बाल्टी से नहाते हैं उसमें साबुन के कण चले जाते हैं, कुछ समय बाद साबुन की बाल्टी में हमने देखा है कि उसके कण ऊपर तैरने लगते हैं, वो भी क्या है, एक तरीके से अवक्षेप है, जो कि एक ठोस हो सकता है, अर्ध ठोस पदार्थ हो सकता है। तो ऐसी अवक्रियाएं भी हमारे पास है, जब दो आयनिक विलयन आपस में अवक्रिया करते हैं। आयनिक विलयन का मतलब यह है कि जिनके धनायन भी बन सकते हैं और ऋणायन भी बन सकते हैं, आपस में अवक्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ यानी जिसको हम कहते हैं अवक्षेप बनाते हैं, तो उस अवक्रिया को हम, सिंपल सी बात है, अवक्षेपण अवक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमें एक अवक्रिया यहाँ पर दे रखी है कि AgNO3, इसके आयन बनेंगे भाई, ये धनायन बनाएगा और ये ऋणायन बनाएगा। एक और ले लिया है हमने क्या, NaCl, इसके भी आयन बनेंगे, ये धनायन बनाएगा और ये ऋणायन बनाएगा। ठीक है भाई, अब होने वाली है अवक्रिया हमारे पास जहां पर, तो देखा जाए तो इस अवक्रिया का निर्माण तो एक तरीके से किस तरीके से हो रहा है, विस्थापन अवक्रिया की तरह हो रही है। तो ऐसा नहीं है भाई हमारी अवक्रियाओं पे, एक अवक्रिया यदि विस्थापन हो गई तो क्या वो अवक्षेपण नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या वो संयोजन नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। क्या वो विघटन अवक्रिया नहीं हो सकती? वियोजन अवक्रिया नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो एक अवक्रिया कईयों प्रकार के नाम उसके रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एक अवक्रिया कईयों प्रकार की हो सकती है।
फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। देखो इसमें धनायन और इसमें ऋणायन, तो अब इसमें क्या होने वाला है, वही कहानी विस्थापन अभिक्रिया की तरह आयनों का आदान प्रदान होने वाला है। Ag किसके साथ क्रिया करेगा, इसके आयन के साथ, Ag धनायन और Cl ऋणायन, तो ये बन गया AgCl आपका। अब भाई बात आई किसकी, सोडियम की, सोडियम धनायन Na और इसका NO3 बच गया, तो NaNO3 का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से हमारी अभिक्रिया हो गई। और यहाँ पर जो होता है ना, ये नीचे बैठ जाता है, इसका अवक्षेप बन जाता है सिल्वर क्लोराइड का, यही है हमारे पास अवक्षेप, इसका निर्माण हो गया यहाँ पर, इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया। और अवक्षेप कैसा होता है भाई, ये पानी में अघुलनशील होता है, घुलनशील, अघुलनशील पदार्थ को हम क्या कह देते हैं भाई, अवक्षेप कह देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम पड़ गया है क्या आपका, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्लियर बात, ये भी क्लियर हुआ, तो स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए आगे आते हैं अगली अभिक्रिया पर। आगे अब अगली अभिक्रिया हमारे पास आ जाती है रेडॉक्स अभिक्रिया भाई। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, देखो अभी हमने दो शब्द पढ़े थे, उनको याद करो। एक तो पढ़ा था हमने उपचयन, उपचयन, ठीक है, और एक पढ़ा था हमने क्या, अपचयन। ये दो शब्द हमने अभी आपसे पिछली अभिक्रियाओं में क्लियर किए थे, मैंने कहा इनकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो क्या हुआ था, हमने उपचयन की अभिक्रिया अलग पढ़ी थी और अपचयन की अभिक्रिया अलग पढ़ी थी। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन में वृद्धि होना, हाइड्रोजन में कमी होना, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन में वृद्धि होना और ऑक्सीजन में कमी होना। ये बात हमें याद है भाई, अभी जस्ट हाल ही में हमने आपसे डिस्कस किया था, अलग अलग अभिक्रियाएं पढ़ी थी। लेकिन यदि ऐसा हो जाए एक ही अभिक्रिया के अंदर उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम यहाँ पर जानते हैं किसके नाम से, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से। बस ये आपका ये क्वेश्चन था, खत्म भाई। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई अलग से अभिक्रिया नहीं है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया हमारी पुरानी ही पड़ी हुई अभिक्रिया है, जिसमें हमने पढ़ा था उपचयन और अपचयन। यदि ऐसी अभिक्रिया हमें मिल जाए जिस एक ही अभिक्रिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीकरण यानी जिसको हम उपचयन कहते हैं वो भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो हम उस अभिक्रिया को क्या कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें एक ये दे रखा है, इसकी हम बात करते हैं। देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें एक पदार्थ का तो हो रहा है क्या, ऑक्सीकरण, जिसको हमने अपचयन बोला था अभी, और दूसरे पदार्थ का हो रहा, सॉरी उपचयन बोला था हमने, और दूसरे पदार्थ का हो रहा है अपचयन, इंग्लिश में रिडक्शन बोला जाता है उसको, ऑक्सीडेशन, एक साथ होना चाहिए। लेकिन अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन गवाता है भाई। अब ये नई कहानी आ गई, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन गवाना मतलब ऑक्सीकरण, दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है मतलब अपचयन, ठीक है, इनके एक और नाम है। तो हम उस अभिक्रिया को क्या नाम दे देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भाई। हमेशा के लिए याद रख लेना भाई, इस बात को कभी नहीं भूलना है। देखते हैं भाई इसके अंदर क्या होने वाला है। देखो देखो ये दे रखा है जिंक और ये दे रखा है कॉपर सल्फेट, इनकी बात करते हैं हम, दोनों ही अभिक्रियाओं के अंदर की कहाँ अपचयन हुआ है, कहाँ ऑक्सीकरण हुआ है, देखते हैं। तो अभी यहाँ क्या हुआ, देखो ये जिंक हमारे पास जो दे रखा है, जिंक की क्रिया हो गई किसके साथ, ZnSO4 बना लिया, और कॉपर बेचारा क्या हो गया भाई, बाहर निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर ने क्या ग्रहण कर लिया है भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और भाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो भाई इसका क्या हो रहा है, अपचयन। सीधी सीधी सी बात ये है, इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है भाई, अपचयन हो रहा है। और इस जिंक में से क्या निकल रहा है, जिंक से क्या निकल रहा है बाहर भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन गवा रहा है, तो इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और यदि इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो जाती हैं, तो इसी अभिक्रिया को तो हम बोल देते हैं क्या है, ये आपकी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, कोई अलग से नाम नहीं है। लेकिन एक ही अभिक्रिया के अंदर अपचयन भी हो रहा है इसका और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो हमने इसको नाम दे दिया है क्या, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, यानी बोले तो रेडॉक्स अभिक्रिया। बात याद करते हैं, इस प्रकार जिंक का ऑक्सीकरण हुआ
और कॉपर का क्या हुआ अपचयन, एक साथ हो रहा है, इसलिए इस अवक्रिया को हम नाम दे देते हैं रेडॉक्स अवक्रिया। आगे कोई और उदाहरण और कोई तरीका याद नहीं रखना है, आप आसानी से इस अवक्रिया को याद रख सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं फिर हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। भाई कोई रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है ना, दर का मतलब हम यहां पर बात करने वाले हैं स्पीड। अभिक्रिया कितनी तेजी से होगी, या अभिक्रिया स्लो होगी या फास्ट होगी, किस पर निर्भर करेगा। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं हमारे पास जिस पर अभिक्रिया की दर क्या करती है, निर्भर करती है। वो क्या क्या है हमारे पास कारक, उनकी हम बात करते हैं आपसे, देखते हैं। सबसे पहला हमें दे रखा है अभिकारकों का स्वभाव। भाई अभिकारक, बिल्कुल जायज सी बात है, अभिकारकों का स्वभाव कैसा है वो हमें देखना पड़ेगा। देखो कुछ पदार्थ आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं जबकि कुछ पदार्थ नहीं करते, सही बात है। तो अभिक्रिया किसकी ज्यादा होगी, जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो धनायन ऋणायन अभी हमारे पास बन रहे थे, उनकी अभिक्रियाएं सहसंयोजक यौगिकों की अपेक्षा तेज होती हैं। भाई सहसंयोजक यौगिक अलग होते हैं हमारे पास, मतलब इनके अंदर धनायन ऋणायन नहीं बनते, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, और यहाँ पर हमारे धनायन आयन, धनायन और ऋणायन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आयनिक यौगिकों को ऐसे समझे, ऐसे यौगिक जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, जैसे नमक है हमारे पास NaCl, वो भी एक आयनिक यौगिक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, वो भी आयनिक यौगिक है। HCl है हमारे पास जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये भी आयनिक यौगिक है। बाकी का CH4 है हमारे पास आयनिक यौगिक नहीं है, ये कि एक सहसंयोजी यौगिक है, क्योंकि इनका निर्माण इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, आदान प्रदान से जैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिकारकों का प्रभाव, तो ठीक है, ये बात भी क्लियर हुई। दूसरा आ जाता है फिर हमारे पास अभिकारकों की सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है संख्या, ज्यादा संख्या मतलब ज्यादा सांद्रता, कम संख्या मतलब तनु बोलते हैं फिर हम उसको, तनु। सांद्रता ज्यादा मतलब अणु परमाणु ज्यादा हैं, मतलब गाढ़ा विलयन। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं, सांद्रता का मतलब गाढ़ा, उनकी संख्या ज्यादा। जितनी अधिक सांद्रता होगी उतनी ही अधिक अभिक्रिया की दर होगी, बिल्कुल सही बात है। अणु परमाणु ज्यादा है तो उनके अंदर अभिक्रिया मतलब लड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी। कम है तो लड़ाई शांत हो जाएगी भाई, क्योंकि अधिक सांद्रता पर कणों की टक्करों की संभावना क्या हो जाती है भाई, कण ज्यादा होंगे कोई अभिक्रिया के अंदर तो उनकी आपस में एक दूसरे से टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो अभिक्रिया तेज हो जाएगी। क्लियर? दूसरा तापमान। भाई सीधी सी बात है, तापमान यदि हम अभिक्रिया का बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उच्च तापमान पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे टक्करें ज्यादा प्रभावी हो जाती है। सामान्य तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर लगभग अभिक्रिया कितने गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। जब अक्सर आपने उदाहरण घर में देखा हुआ है, सब्जी वो बना रहे हैं, जल्दी बनाने के लिए ज्यादा तेज करना पड़ता है, रोटी को गर्म करने के लिए गैस सिलेंडर ज्यादा तेज करना पड़ता है, तापमान बढ़ाना पड़ता है, तब जाके हमारी अभिक्रियाएं तेज होती हैं। दूसरा दाब का क्या प्रभाव पड़ता है भाई, देखो जो गैसीय अभिक्रियाएं होती हैं वहां पर हम दाब की बात करते हैं, उनमें दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर गैस के जो अणु होते हैं ना वो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं भाई, पास में आ जाते हैं। क्योंकि दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर किसी पे लगाएंगे तो दो अणु दूर दूर हैं, उनको हम कहाँ ला सकते हैं, पास पास में, और पास में लाकर वो अणु आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, टक्करों की वजह से अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं भाई उत्प्रेरक। अब देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं भाई, उत्प्रेरक ये एक ऐसे पदार्थ हैं कि ये अभिक्रिया की दर को, स्पीड को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया से कोई लेना देना नहीं है इनका भाई। कभी जैसे कि बात करते हैं, देखो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, इसके लिए एक बड़ी छोटी सी एक स्टोरी सुनते हैं। भाई दो दोस्त हैं भाई, उन दो दोस्तों के अंदर क्या हो गया भाई, बड़ा डिशुम डिशुम हो गई, उनके अंदर झगड़ा हो गया भाई। तो उन दोनों का जो एक तीसरा दोस्त है, मतलब वो दोनों का ही दोस्त है, एक तीसरा जो व्यक्ति है जिसको अपन तीसरा दोस्त कहेंगे, वो तीसरा दोस्त क्या कर सकता है, इन दोनों दोस्तों की लड़ाई को शांत भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। कैसे? कि इस तीसरे दोस्त ने आकर इसके बारे में कुछ गलत शब्द इस दोस्त से बोल दिया तो भाई लड़ाई, इसका पारा बहुत हाई हो गया। अब इससे जाके कुछ बोल दिया तो दोनों का पारा हाई, जिस दिन दोनों मिलेंगे तो दोनों के अंदर क्या होना है भाई, डिसम डिसम, टक्करें बड़ी प्रभावी होनी है, झगड़ा बड़ा तगड़ा होना है। लेकिन यही व्यक्ति क्या कर सकता है भाई, कि इस व्यक्ति के बारे में इससे जाके बड़ी भलाई करे कि भाई वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, तेरे बारे में ये कह रहा था वो कह रहा था, और इसके बारे में भी वो उससे जाके कुछ अच्छा भला के आए। तो भाई दोनों सवेरे आएंगे अपने स्कूल में, अपनी क्लास के अंदर, और अपने से आपस में बढ़िया से हाथ मिलाएंगे, हैंडशेक करेंगे, बढ़िया वाह भाई दोस्त ये हुआ वो हुआ, और गप्पे सप्पे उनकी क्या हो जाएंगी शुरू।
मतलब लड़ाई क्या हो गई भाई, शांत हो गई। तो इसी तरीके के कुछ पदार्थ होते हैं, इन रासायनिक पदार्थों को हम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। इनको मिलाने से अभिक्रिया क्या हो जाती है, या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। अब जो अभिक्रिया को बढ़ाएंगे उन्हें हम धनात्मक उत्प्रेरक कह देते हैं, और जो अभिक्रिया को घटाएंगे उन्हें हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कह देते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं, इंग्लिश में इनको बोला जाता है क्या, कैटालिस्ट। ठीक है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ाता है या फिर घटाता है, लेकिन स्वयं उपभोग नहीं होता है, मतलब स्वयं का कोई उपयोग नहीं होता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। भाई इन दोनों की लड़ाई से ये तीसरा दूर है, इसको कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्या है बात, इसको लेना देना नहीं है। हाँ बस ये इनको शांत भी कर सकता है, ये इनकी लड़ाई को बढ़ा भी सकता है। तो उत्प्रेरक भी ऐसे ही पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया के होने के लिए एक विकल्प, एक रास्ता, एक माध्यम प्रदान करते हैं, जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है। भाई ये पॉइंट की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, अभी इसकी मार्ग प्रदान करते हैं, और अभिक्रिया क्या हो जाती है, या तो स्लो होगी या फिर फास्ट होगी। तो हमेशा याद रखना है, उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया बढ़ती नहीं है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो मतलब स्पीड परिवर्तित हो सकती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब ये है कि कोई अभिकारक हम ले रहे हैं, वो ज्यादा बारीक ले लें, पिसा हुआ ले लें, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। और क्षेत्रफल जब बढ़ जाता है तो अभिक्रिया क्या होगी भाई, जल्दी होगी, दर बढ़ जाएगी। जैसे पानी के अंदर शक्कर को घोलना है, एक तो शक्कर का क्या बनाना भाई, बूरा बना लो, बूरा को पानी में डालो जल्दी घुल जाएगा, शक्कर को पानी में डालो देर से घुलेगी। क्यों, क्योंकि उसके बारीक कण कर लिए हमने, पीस लिया है उसको, क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, वो जल्दी घुलेगा, शक्कर देरी से घुलेगी, सिंपल सी बात है। तो अभिक्रिया जल्दी होगी। तो पाउडर धातु की अभिक्रिया उसी धातु के ठोस टुकड़े से अधिक तेजी से होती है, बिल्कुल सही बात है। यदि कोई धातु पाउडर के रूप में ले ली जाए और कोई धातु लोहे के रूप में ले ली जाए, तो लोहे की क्रिया धीरे से होगी, लोहे का पाउडर जो ले रखा है वो अभिक्रिया क्या होगी, जल्दी होगी, ये बात याद रखना। दूसरा, प्रकाश वाली अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, जिन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। और प्रकाश नहीं है तो अभिक्रिया तो हो रही है, लेकिन स्लोली 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 अभिक्रियाएं हो रही हैं आपकी, तो अभिक्रिया फिर स्लो होगी। और जैसे ही उसको क्या मिल गया भाई, प्रकाश मिल गया, प्रकाश मिलते ही अभिक्रिया क्या हो जाएगी आपकी, बड़ी तेज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये अभिक्रियाओं पर स्पीड का कि भाई अभिक्रिया तेज होगी या स्लो होगी, उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन था, तो याद रखिए भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, हाँ भाई, भाई चैप्टर है 10th क्लास का, जिसके अंदर बड़ी जबरदस्त रिएक्शन हमें दे रखी है, थोड़ा सा डीपली चैप्टर आपको दे रखा है भाई। और जिसने एक बार इसको डिस्कस कर लिया, कंप्लीट पढ़ लिया, भाई मैं नहीं मानता कि उसको अलग से कहीं किसी नोट्स को देखने की आवश्यकता है या कहीं किसी क्वेश्चन को डिस्कस करने की आवश्यकता है। फिर भी यदि हम इतना कह रहे हैं कि यदि किसी को कहीं पे भी कोई डाउट बिल्कुल लगता है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, कमेंट कीजिए, यहाँ सर यहाँ ये दिक्कत थी, बिल्कुल आप बताइए। 100% गारंटी के साथ है आपका ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको डिस्कस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, अब अभिक्रियाओं की क्वेश्चन बन जाती है। एक हमें दे रखा है सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका समीकरण लिखिए भाई। तो देखो क्या कर लिया है हमने, ये दो पदार्थ ले लिए भाई, ले लिए तो ले लिए, क्या ले लिए भाई, एक सोडियम सल्फेट जिसका सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा, Na2SO4, ये ले लिए, और इसकी हम करा रहे हैं बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। भाई इसकी एक अलग से क्लास में बना चुका हूँ, डिटेल समझा चुका हूँ, ये सूत्र कैसे बनते हैं, कैसे इन सूत्रों का निर्माण होता है। हमारे आप प्ले लिस्ट में जाओगे, वहां पर आपका फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा डिस्कशन करने के लिए दे रखा है। इस क्लास के अंदर तो हम आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल यदि आपको देखनी है प्ले लिस्ट में जाइए, वहां जाके आपको क्या होगा, इनकी डिटेल पूरी मिल जाएगी, वहां आप डिस्कस कीजिए इसको। तो बेरियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं BaCl, भाई ये ले ली, ये अभिक्रिया हमने कराई, और जैसे ही अभिक्रिया हमने कराई तो भाई यहाँ पर वही धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, एक धनायन, धनायन कहाँ है भाई, ये रहा, ऋणायन कहाँ है भाई, ये रहा, ये धनायन है, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन। तो भाई धनायन आयनों का आदान प्रदान कर दो, इसका ऋणायन इसके साथ मिला दो, इसका ऋणायन इसके साथ, इसका धनायन इसके साथ, इसका धनायन इसके साथ मिला दो। तो देखते हैं भाई, जैसे ही BaSO4 बनेगा, भाई ये तो अब याद ही हो गया होगा सभी को, NaCl बनेगा सर, NaCl बन गया सर, आयनों का आदान प्रदान हो गया। और भाई आयनों का जैसे ही आदान प्रदान हुआ तो भाई अभिक्रिया तो सर कौन सी अभिक्रिया हो गई सर, विस्थापन अभिक्रिया। यस बिल्कुल सही बात है, इसका जवाब हो जाएगा क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया।
सर कोई और अवक्रिया नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल सर, और भी हो सकती है। ये एक अवक्षेप का निर्माण हुआ है, ये एक अवक्षेप है। अवक्रिया जब सामने हो रही होगी, जब हमें पता चलेगा। फिलहाल हमें याद रखना है कि इसका अवक्षेप बनता है, AgCl का अवक्षेप बनता है, BaSO4 का अवक्षेप बनता है, और भी कई पदार्थ हमारे पास आएंगे उनका अवक्षेप बनेगा। और ये जो तीर का निशान शो कर रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब ही है कि ये क्या है, अवक्षेप का क्या हुआ है, यहाँ पर निर्माण हुआ है भाई। क्लियर बात? जी सर। आगे देखें तो पढ़ते हैं, देखो सोडियम सल्फेट Na2SO4 की बेरियम क्लोराइड BaCl2 से क्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है भाई। ठीक है भाई, ये एक पॉइंट हुआ जिसमें दो अलग अलग परमाणु आयनों का आदान प्रदान आपस में करते हैं, क्योंकि इस क्रिया में बेरियम सल्फेट यानी सूत्र क्या है, BaSO4, इसका सफेद अपक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम उस नाम से भी जानते हैं। उस नाम से मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो एक ही अभिक्रिया दो प्रकार की हो गई, मतलब ये द्विविस्थापन भी हो गई और अवक्षेपण भी हो गई। तो इसमें डाउट नहीं करना है, एक अभिक्रिया अनेकों प्रकार की आपकी संभव हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर। 7वें क्वेश्चन के बाद अब आ जाता है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO की जल के साथ अभिक्रिया, पानी मिला दो भाई, पानी के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनेगा? इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिख दीजिए भाई। तो ठीक है भाई, लिख देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिख लिया भाई, सूत्र याद होगा तब काम चलेगा। जल के साथ अभिक्रिया H2, जल का सूत्र क्या होता है H2, कराने पर क्या बनता है भाई, बड़ा आसान, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का हॉल्टवाइज बनता है, इसे भुजा चूना कहते हैं। इस क्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है भाई। ये बात भी आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो अब आ जाता है श्वसन। देखो भाई, श्वसन की बात करते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं भाई? भाई श्वसन हमने पढ़ा है सांस लेना, सांस लेंगे और हमने जो भोजन खाया था उससे ग्लूकोज मिलेगा, उस ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा, कहाँ जाके भाई, शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर जाके। बड़ी भयंकर वाली अभिक्रिया संपन्न हो रही है, कोशिकीय श्वसन कह देते हैं हम इसको। हालांकि यहाँ सांस लेना श्वसन नहीं है, उसको तो ब्रीथिंग कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं भाई। श्वसन क्या है, कोशिका के अंदर होने वाली अभिक्रिया है, अंतः अभिक्रिया है, हमारी सेल्स के अंदर होने वाली रिएक्शन, कोश के रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यही एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ये क्या करती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज से निकलती है ऊर्जा, हमारे शरीर में एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा निकलती है, काय के रूप में, एटीपी। एटीपी याद रखना इसका पूरा नाम, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। हमारे शरीर की ऊर्जा को किस रूप में मापा जाता है, एटीपी के रूप में मापा जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो क्या होगा, देखो श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जीवित प्राणी, मनुष्य, पशु, पौधे ग्लूकोज C6H12O6 इसको ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाएंगे, पानी बनाएंगे, और ऊर्जा, ऊर्जा किस रूप में होगी भाई, ये एटीपी के रूप में होगी, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा मिली और ऊर्जा निकली तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ये कैसे, ग्लूकोज के विघटन के दौरान रासायनिक बंधों के टूटने से ऊर्जा निकलती है भाई, सही बात है। यह ऊर्जा ऊष्मा या एटीपी के रूप में शरीर को मिलती है। चूंकि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देते हैं। बाकी का हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है भाई, ग्लूकोज कहाँ है भाई, हमारा ग्लूकोज ये रहा, C6H12O6, इसको तोड़ डालो तो ये टूटेगा काय में, CO2 में, और जल में H2 पानी, प्लस क्या बनेगी इससे, ऊर्जा। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ऊष्मा या फिर ऊर्जा किस रूप में, एटीपी के रूप में। बैलेंस हम आगे बढ़ेंगे, अभी आगे करेंगे बैलेंस। ठीक है, तो हमारा कंकाली समीकरण है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस नहीं किया है, कंकाली समीकरण बन गया जी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं भाई। जब लोहे की कील, लोहे की कील का सूत्र क्या होगा भाई, लोहे का जो होता है वही Fe,
वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दो। कॉपर सल्फेट का क्या होता है, CuSO4, ये ले लिया हमने कॉपर सल्फेट का विलयन। विलयन का रंग क्यों बदल जाता है भाई, ये भी बड़ा जादू है भाई, देखते हैं क्या होता है। देखो कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है, तो लोहा जो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, ये पढ़ चुके हैं। विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, लोहे का सल्फेट बना लेता है, इसलिए जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाता है भाई, बदल जाता है। इसका मतलब हम बात करते हैं, ये कॉपर सल्फेट जो होता है ना, वो कैसा है हमारे पास, नीला। ये इसका रंग कैसा होता है, नीला। और यहाँ पर हो रही है कौन सी अभिक्रिया भाई, विस्थापन अभिक्रिया, तो ये बना लेगा FeSO4, अभी हम पढ़े थे भाई इसको। और कॉपर कहाँ हो जाएगा भाई, भार, तो ये बन जाता हरे रंग का विलयन, हरा हरा, जादू हो गया, नीला बन गया हरा। तो ये भाई अभिक्रियाएं हैं, अक्सर हमने देखा होगा भाई, ऐसा जादू वादू कुछ नहीं होता है भाई, जादू है वहाँ क्या है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है भाई, रसायन है वहाँ। जैसे ही आयरन को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया, एक कील ली, और उस विलयन का रंग नीले से कैसा हो गया, हरा। ये कोई जादू नहीं है भाई, ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर क्या हुई है, कंप्लीट। बाकी किन के नाम हमें दे रखे हैं कि भाई इसको बोलते हैं हम आयरन सल्फेट, और इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, आयरन और ये कॉपर। क्लियर, तो ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं था, हम पिछले उस पर इसको डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये नए आ जाते हैं आपके पास, ये क्वेश्चन नए हैं हमारे पास। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो संचारण क्या है, एक, और विकृति कंदकता क्या है, दो। दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। संचारण, देखो अक्सर आपने देखा होगा, बहुत सारे पदार्थ हैं, पदार्थों से बात करते हैं। बहुत सारे पदार्थों को आपने सुना होगा कि बहुत सारे पदार्थ रखे रखे रहने पर क्या हो जाते हैं भाई, खराब हो जाते हैं, उन पर जंग लग जाती है, यही है संचारण। अब वो क्या है क्या नहीं है कैसे है, देखो बात करते हैं। जब कोई धातु नमी या फिर अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तो क्रिया करके धातु की ऊपरी परत पर अवांछनीय पदार्थ जो काम के नहीं है, उनमें परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं, संचारण। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, देखो लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जमना, पहने पहने चांदी क्या हो जाती है, काली। तांबे के ऊपर हरे रंग की परत जमना, तांबे के बर्तन आपने अक्सर देखे होंगे घरों पे, जब इनको अपन भरते हैं ना, तो ये कैसे हो जाते हैं, हरे हरे हो जाते हैं। फिर मम्मी उनकी बड़ी जबरदस्त तरीके से नया नया पाउडर जो लेकर साबुन सर्फ से बड़ी घिसती हैं, तब जाके उनको निकालती हैं। ठीक है, अक्सर नाम भी सुना हो, खट्टे पदार्थों से उनको घिसा जाता है, क्योंकि अम्ल और क्षार की क्या होती है, अभिक्रिया, और उदासीनीकरण हो जाती है और साफ हो जाती है बर्तन हमारे। ठीक है, ये थे हमारे पास उदाहरण है किसके, संचारण। तो संचारण मतलब दिमाग में याद रखना, जंग लगना, जैसे अक्सर आपने देखा होगा लोहे को तो जंग लगते हुए। क्लियर, नेक्स्ट आ जाता है विकृति गंधता। अब विकृति गंधता का मतलब क्या होता है, देखो लंबे समय तक कोई पदार्थ है हमारे पास, सब्जी रखी है, रोटी रखी है, पूड़ी रखी है, दूध रखा है, चिप्स रखे हैं, बिस्किट रखे हैं, सब पदार्थ हैं खाने पीने वाले। तो खाने पीने वाले पदार्थ जो होते हैं ना, वो लंबे समय तक रखे रहने पर क्या देने लगते हैं भाई, दुर्गंध देने लगते हैं, उसमें से स्मेल आने लगती है। क्या हुआ उनके अंदर, हाँ वो सड़ने लगे। सड़ने लगे मतलब उनके विकृति गंधित हो गए, विकृत हो गए, गंध आने लगी, दुर्गंध आने लगी, यही क्या है, विकृति गंधता। इससे बचने के लिए क्या होता है, आपने देखा होगा पॉप्स के जो पैकेट आते हैं मार्केट में, जो दुकान से हम खरीदते हैं, उनके अंदर गैस भरी रहती है। यदि वो गैस बाहर निकल गई मतलब पदार्थ, पॉप्स क्या हो गया भाई, खत्म, एक्सपायर हो गया, बिल्कुल उससे बच्चों को बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो जिसके अंदर हवा भरी हुई है, इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, इनको विकृत गंधित होने से क्या करती है, बचाती है। उसके अंदर याद रखना, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, वो क्रियाशील नहीं होती है, क्रिया नहीं करती है, यही इसमें दे रखा है। तो देखो जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें या तो तेल होगा या वसा होगा भाई, कोई भी खाद्य पदार्थ हमारा होगा उसमें या तो तेल होगा या वसा होगा, ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ये विकृत गंधित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम विकृति गंधता कह देते हैं। उदाहरण के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भरना विकृति गंधता को रोकने के लिए किया जाता है। तो याद रखना उसके अंदर यही भरी जाती है। तो ये कोई दो अलग से उदाहरण नहीं थे, बड़े सिंपल से आसान से उदाहरण दे रखे हैं। संचारण, लोहे में जंग लगना, और विकृति गंधता मतलब पदार्थों का खराब होना। लेकिन हम इनको और भी बचा सकते हैं। चलो गैस तो भर दी, साग सब्जियां हैं हमारी, ये भी विकृत गंधित हो जाती हैं, तो हम इसको ठंडे में रखते हैं। जैसे फ्रिज के अंदर सब्जी को या किसी भी पदार्थ को, फल फ्रूट्स को हमने रख दिया है, तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रखा रहेगा। तो वो विकृति गंधित होने से हमने उसको क्या कर लिया, बचा लिया है। जब तक रखे रहेंगे तब तक ठीक बना रहेगा। और यदि बाहर रखा हमने उसको रूम टेम्परेचर पर, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करेगा और वो पदार्थ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्लियर वही बात, स्क्रीनशॉट लिया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं।
इसी का ये एक उदाहरण दे रखा है, आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को के अंदर नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं भाई? तो अभी अपन ने पढ़ा कि आलू के चिप्स तेल वसा युक्त खाद्य सामग्री है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधित हो जाते हैं, नाइट्रोजन सामान्यता पर आसानी से अवक्रिया नहीं करता है, इसलिए इन आलू के चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन भर देते हैं। चिप्स की थैलियों से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और नाइट्रोजन कम क्रियाशील होती है, उन पदार्थों को विकृत गंधित होने से क्या कर लेती है? रोक लेती है। ठीक है, ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट वार्निश क्यों करते हैं भाई? जंग से बचाने के लिए, संचारण से बचाने के लिए। संचारण के कारण लोहे से बनी हुई वस्तुओं का क्या हो जाता है? क्षय मतलब नष्ट, अक्सर ये पॉइंट मिलता है, नष्ट होना रहता है। इसे होने वाले क्षय से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उनके ऊपर पेंट वार्निश कर देते हैं। पेंट होने के कारण लोहे की वस्तु वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में, अम्ल के संपर्क में नहीं आ पाती है, जिससे लोहे की वस्तुओं में जंग नहीं लगती है। लोहे की वस्तुएं बहुत समय तक क्या रखी रहती हैं? सुरक्षित। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर हम लोहे से बनी हुई वस्तुओं के ऊपर पेंट वार्निश करके रखते हैं। ये बात सब जानते हैं भाई, अच्छे से इसको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट आगे आ जाता है क्वेश्चन फिर हमारे पास, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखो मैग्नीशियम मतलब Mg, मैग्नीशियम, और इसको हम जला रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो इसकी अभिक्रिया होगी MgO। बैलेंस करोगे तो 2 ऑक्सीजन 2 Mg, 2 इधर हो जाएगा 2, ये बन गई। यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। मैग्नीशियम धातु क्या होती है? बहुत ज्यादा क्रियाशील, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और अपने चारों तरफ इसकी एक परत बना लेती है भाई। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है कि इसकी ऊपरी सतह हट जाए, ठीक है, साथ ही धूल कण आदि भी क्या हो जाए? साफ, ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा के संपर्क में आसानी से आ सके। मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु है, जैसे सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, इन्हीं की तरह होती है। जब इसको खुले में रखा जाता है तो इसकी भारी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं MgO की परत बना लेता है, और ये जलेगी नहीं। फिर हमें इसको रेत माल से घिसना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तब जाके ये जलना आसान होगी। ऐसे ये कह दे रखा है सोडियम, सोडियम मतलब ये रहा Na, सोडियम, ये भी बहुत ज्यादा क्रियाशील है। ये सोडियम कितना ज्यादा क्रियाशील होता है, इसको हवा में खुला नहीं रखा जा सकता, विस्फोट हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करता है। तो अपन क्या करते हैं कि ऑक्सीजन से के संपर्क में ना आए, इसलिए इसको अपन केरोसिन यानी मिट्टी के तेल के अंदर, मिट्टी का तेल, मिट्टी तेल, मिट्टी का तेल, इस तेल के अंदर इसको डुबो कर रखा जाता है। तो याद रखना, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखी जाने वाली धातु का नाम बताओ। तो सोडियम भी है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनको रखा जाता है। मैग्नीशियम भी है, बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती हैं क्यों भाई? देखो दवाओं की बोतल में रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये तो हमें पता है, और इनमें प्रकाश प्रवेश कर सकता है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, अन्य उत्पाद बना लेंगे, बोतल में रखी हुई दवाई क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसलिए प्रकाश इनके अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए इन बोतलों को कैसा बनाते हैं? हम रंगीन बनाते हैं। क्लियर? अगला, संचारण से सुरक्षा के दो तरीके। तो भाई एक तो तरीका हमने बताया था कि लोहे से बनी वस्तुओं को हम पेंट करके रखेंगे, संचारण से सुरक्षा हो जाएगा। दूसरा है गैल्वेनीकरण। हम क्या करते हैं? लोहे की वस्तु पर हम जस्ते की, जिसे हम जिंक कहते हैं, जिंक, इसका सिंबल होता है Zn, इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। लोहे के ऊपर इस जिंक की परत चढ़ा दो, ये कम क्रियाशील होती है तो लोहे में जंग नहीं लगती है। दूसरा, क्रोमियम का लेपन कर दो, क्रोमियम की धातु होती है, उसका लेप कर दो इसके ऊपर, तो भी वो खराब नहीं होगा। ठीक है, ये था संचारण से बचाने के दो तरीके। नेक्स्ट आ जाता है 18वां क्वेश्चन, देखो तेल वसायुक्त खाद्य सामग्री को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? तो भाई पढ़ चुके हैं ना हम, ये जो नाइट्रोजन है, ये N2 है, ये बहुत कम क्रियाशील गैस है। हम कहेंगे कि ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, ये क्रिया नहीं करती है, इसलिए हम खाद्य पदार्थों को इससे प्रभावित करते हैं। तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, बचा सकते हैं। तो ऑक्सीजन गैस नहीं भरी जाएगी, उनके अंदर क्या भरी जाएगी? नाइट्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊष्मा छेपी और कौन सा ऊष्मा शोषी है भाई? ये बताना है। अब आ गया देखो हमारे पास क्वेश्चन कि बताओ भाई, जब आप ये पढ़ चुके हैं हम ऊष्मा छेपी क्या होता है और ऊष्मा शोषी क्या होता है,
ऊष्मा छेपी मतलब ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा शोषी मतलब उसको होने के लिए ऊष्मा देना, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा छेपी। फिलहाल हमें दे रखा है फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्या होता है देखो भाई, FeSO4, फेरस सल्फेट का अपघटन। इसका अपघटन हमें कराना है, तो हमें अपघटन कराना है भाई, तो इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। अपघटन मतलब तोड़ना, वियोजन अभिक्रिया एक तरीके से, तो इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ये कैसी हो जाएगी भाई, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर बात भाई। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसका तनुकरण कर रहे हैं भाई, इसको क्या कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं भाई। पतला करना, तनु मतलब पतला ही होता है भाई, ये शब्द को याद रखना। तनु मतलब पतला विलयन। पानी मिला दो, पानी मिला दो भाई, पानी मिला दो, तनु कर रहे हैं तो मतलब इसको ऊष्मा निकालनी पड़ेगी भाई। कोई चीज ठोस है, सांद्र है, उसको लिक्विड करना है तो मतलब उसमें ऊष्मा छिपी होगी, उसकी ऊष्मा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो ये हो जाएगी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी। क्लियर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, NaOH। इसको पानी में घोल दो भाई, इसको पानी में घोलेंगे तो ये भी क्या है भाई, पानी में घुल रही है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ये भी हो जाएगी आपकी। दूसरी देखिए अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलना, ये हो जाएगी आपकी शोषी अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। इसको पानी में घोलना, ये आपकी हो जाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये तो छेपी थी और ये हो जाएगी आपकी शोषी। तो ये याद रखना है भाई आपको पॉइंट, कि कौन सी अभिक्रिया किस टाइप की है। ठीक है, तो ये क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। भाई भौतिक परिवर्तन मतलब इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, और रासायनिक परिवर्तन मतलब जी अभी पढ़ तो रहे भाई, पूरा चैप्टर ही हो चला रासायनिक परिवर्तन क्या होता है हमारे पास। जब कोई नए पदार्थ का निर्माण हो रहा होगा, उसका रंग बदल रहा होगा, तापमान में परिवर्तन हो रहा होगा, दाब में परिवर्तन हो रहा होगा, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा होगा, तो वो क्या है भाई, हमारा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है, उसकी अवस्था बदलेगी, ठोस से द्रव हो सकता है, द्रव से गैस हो सकता है, गैस से ठोस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नया पदार्थ नहीं बनेगा लेकिन। ठीक है, तो जैसे पेट्रोल का वाष्पीकरण, भाई पेट्रोल उड़ रहा है, कोई नया पदार्थ थोड़ी बनना है, तो ये कौन सा है भाई, भौतिक, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, एलपीजी का दहन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम याद रखना है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये जलेगी, जलेगी तो नई नई गैसें बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कई प्रकार की गैसें बनेंगी, नए नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन, लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना, मतलब लाल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो लोहा थोड़ी बदल जाएगा, वो लोहा ही रहेगा, गर्म हो गया बस भाई, तो क्या है जी, भौतिक परिवर्तन। इसी तरीके से देखो ठोस अमोनियम क्लोराइड का क्या होना, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब होता है ठोस को सीधे सीधे गैस में बदल दो, तो अवस्था बदल रही है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा, तो मतलब क्या होगा, ये भी भौतिक परिवर्तन कहलाएगा भाई। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो भाई। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। देखो आगे बात होती है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। भाई बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला दे रखा है जल में बेरियम क्लोराइड, भाई बेरियम क्लोराइड ले लो, BaCl2, बेरियम क्लोराइड ले लिया भाई हमने। और इस बेरियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। अभिक्रिया को पढ़ चुके हैं भाई, सबको याद है। सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है भाई, सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, ऐसा बोला है, BaSO4 बनता है आपका, ये बना हुआ है भाई। ठीक है, अब इसको बैलेंस देखना है कि भाई बैलेंस है कि नहीं है, तो भाई देखते हैं सारी चीजें। Ba, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, 2 बना दो भाई, बन गए। Na2 सोडियम 2 तो सोडियम 2, SO4 पूरा 1 1, बिल्कुल अभिक्रिया बैलेंस
ये हो गई बैलेंस अभिक्रिया। नेक्स्ट, पहला हुआ, दूसरा दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन मतलब होता है HCl, इसके साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है भाई, NaCl, तथा जल बनता है H2। तो भाई देख लेते हैं अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं है। सोडियम एक, क्लोरीन एक, हाइड्रोजन एक और एक, दो और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, अभिक्रिया बैलेंस है। ये दोनों अभिक्रियाओं को आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। देखो, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। भाई जैसा दे रखा है वैसा लिख दो। ये शब्द समीकरण है, हाँ भाई इसको याद रखना। तो इसको कौन सा समीकरण कहते हैं भाई? शब्द समीकरण कहते हैं, शब्द समीकरण। ये शब्द समीकरण दे रखे हैं और हमें इनको प्रतीकों चिन्हों की सहायता से रासायनिक समीकरणों के रूप में लिखना है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख दो। कैल्शियम कार्बोनेट बना CaCO3 बन गया, प्लस जल बन गया H2। ये अभिक्रिया आपकी हो गई भाई। बैलेंस है क्या? चेक कर लो भाई। कैल्शियम एक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन और मिल गए 4 ऑक्सीजन, 3 और 1 4, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, बैलेंस है भाई आपकी अभिक्रिया। ए वाली कंप्लीट अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं भाई, ठीक है। जिंक Zn ले लो, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और फिर बनना है जिंक नाइट्रेट जिसको हम कहेंगे क्या? ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag बन जाएगा आपका Ag। अभिक्रिया बैलेंस है, चेक कर सकते हो आप। तो आप कहोगे सर अभिक्रिया में NO3 दो हैं तो यहाँ पे भी 2 NO3 होने चाहिए, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 Ag हो गया, तो 2 Ag को इधर भी होना पड़ेगा। बाकी का अभिक्रिया हमारी बैलेंस हो गई। तीसरा, एल्युमिनियम Al सिंबल होता है, एल्युमिनियम एक धातु है हमारे पास। कॉपर क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं क्या? CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और साथ में बन रहा है क्या? एल्युमिनियम क्लोराइड, और एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3, ठीक है, प्लस कॉपर बनना है साथ में Cu। अभिक्रिया बैलेंस होना बहुत जरूरी है हमारे पास, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई बैलेंस। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 3, तो 3 क्लोरीन एल्युमिनियम के साथ जुड़े हैं, तो भाई एल्युमिनियम की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी हमें। और क्लोरीन यहाँ पर कितनी है भाई? 2 हैं, तो 2 क्लोरीन का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो 2 एल्युमिनियम, और 3 दूनी 6, 2, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 एल्युमिनियम हो गए, और क्लोरीन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 क्लोरीन, और कॉपर हमारे पास कितना है भाई? 3 कॉपर है, तो भाई यहाँ पे 3 कॉपर का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी कर देंगे। अभिक्रिया हुई हमारी कंप्लीट। डी वाली को और बात करते हैं। अभिक्रिया डी क्या दे रखी है हमें? बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4, साफ करके दोबारा लिखते हैं K2SO4, और फिर इससे बनना है बेरियम सल्फेट BaSO4। सूत्र याद करने पड़ेंगे आपको, और पोटेशियम क्लोराइड KCl बनना है आपका, ठीक है भाई। इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने अभिक्रिया को देखा, तो ऐसे पदार्थों को हम सबसे पहले पकड़ते हैं कि भाई पोटेशियम कितने हैं? 2, तो इधर भी कितने होने चाहिए? 2, 2 पोटेशियम हो तो क्लोरीन भी कितने हो गए? 2 होंगे, 2 क्लोरीन। BaSO4 एक है, BaSO4 एक है, SO4 भी एक ही है, SO4 एक ही हो गया भाई अभिक्रिया बैलेंस हमारे पास। तो बड़ा आसान है भाई, देखो थोड़ा ध्यान से आप इनको करोगे तो ये पूरा बैलेंस करने का तरीका हम आपसे पिछली क्लास में जो हमने ली थी इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, इसकी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, उसमें पहले चैप्टर पर आप जाइए, वहां जाके आपको अभिक्रियाओं को बैलेंस करना मैंने आपको क्लियरली सिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए भाई।
प्रकार। देखो अब क्या करना है, हमें अभिक्रिया भी लिखनी है और उसका प्रकार भी बताना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड, जी हमारे पास पहली अभिक्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड KBr हमारे पास ये हो गया, प्लस इसकी अभिक्रिया बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड मतलब होता है BaI2, ये हमारा बेरियम आयोडाइड है। तो इससे बन रहा है क्या, पोटेशियम आयोडाइड, Ki बना, प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 हमारे पास बनके तैयार हो गया, BaBr2। ठीक है, अब इसको बैलेंस देख लो, एक पोटेशियम इधर भी एक, Ba1 लेकिन Br इधर कितनी है, 2 और इधर कितना है, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2Kb लिखना पड़ेगा हमें। जब 2K हो गए तो 2Ki भी बनाना पड़ेगा, बाकी का बैलेंस है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट बी वाले में जिंक कार्बोनेट ZnCO3, सूत्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप सबसे पहले लिखो जिंक कार्बोनेट, और इससे डायरेक्ट बन रहा है हमारे पास क्या, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चेक करो भाई अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं है, तो भाई हम कहेंगे कि ये भी बैलेंस हुई और ये भी बैलेंस है पहले से। तीसरा, कुछ अभिक्रियाएं लिखते ही बैलेंस हो जाती हैं। हाइड्रोजन को हम H2 के फॉर्म में लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 के फॉर्म में लिखते हैं। तीसरा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनता है, तो 2 हैं, सब 2 इधर कर दो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, हो गई भाई बैलेंस हमारी अभिक्रिया। डी वाली मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी बोले तो HCl, अभिक्रिया बनी तो MgCl2 बनेगा भाई, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन क्या बाहर निकलेगी, तो H2 के रूप में क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, 2 ऑक्सीजन बाहर निकलना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 HCl होना चाहिए। ठीक है, अभिक्रिया हुई बैलेंस। अब हमें इनके प्रकार बताने हैं भाई, सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है हमारे पास। चलो बैलेंस अभिक्रिया हमने लिख ली कि अभिक्रियाओं के प्रकार क्या है हमारे पास। तो सबसे पहली अभिक्रिया की हम बात करते हैं KBr KI ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई हमारे पास, और इसको भी हम कहेंगे क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, देखो धनायन और ऋणायन का क्या हो रहा है, यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया की बात करें ZnCO3, इससे ZnO बन गया और CO2 बन गया, मतलब विघटन हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो ये हमारी कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया, दूसरी वाली वियोजन अभिक्रिया। तीसरी की बात करते हैं, देखो हाइड्रोजन मिला और साथ में क्या मिला आपका, क्लोरीन मिला। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर एकल उत्पाद बनाना है, मतलब अकेला HCl बनना है, भले HCl के 2 अणु है, लेकिन क्या है ये, फिर संयोजन अभिक्रिया, जुड़ गए हाइड्रोजन और क्लोरीन, जुड़ गए और जुड़कर बना लिया उसने क्या, HCl, तो ये हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो Mg और HCl वाला जो हमें जो दे रखा है ना, ये क्या है, देखो मैग्नीशियम, देखो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, और हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होना मतलब अपचयन अभिक्रिया। देख के ही पता चल गया भाई, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, इधर हाइड्रोजन घट रहा है, इधर हाइड्रोजन बढ़ रहा है, सॉरी हाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर है हमारे पास, तो हम इसको क्या बोल देंगे, अपचयन अभिक्रिया बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले उसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए भाई। हाँ भाई करते हैं रासायनिक समीकरण के रूप में। रासायनिक समीकरण दे रखे हैं, सबसे पहले हमें दे रखा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम किस रूप में लेंगे, N2 के रूप में। फिर दे रखा है हाइड्रोजन, रहेगा हमारा H2 के रूप में, इनका संयोग कराया अमोनिया बनता है, इसका सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है भाई, NH3। अब बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन 3 हो गए, तो हाइड्रोजन 3 को दुगना कर लो, डबल कर लो, तो डबल करके हम चेक कर लेंगे कि भाई कितने हाइड्रोजन की हमें आवश्यकता है। इधर 3 हाइड्रोजन है, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी कितने हो गए 6, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। तो देखो नाइट्रोजन भी 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, बिल्कुल बैलेंस है, पहला वाला क्लियर। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका सूत्र हमें लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन सल्फाइड का, ये होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होता है, मतलब इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, इसका वायु में क्या होता है भाई, दहन होता है, तो क्या बनता है भाई, होने पर जल बनता है, पानी H2O,
साथ में सल्फर डाइऑक्साइड SO डाइऑक्साइड यानी 2 SO2 बनता है भाई। अभिक्रिया बैलेंस होनी चाहिए हमारे पास। तो अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं भाई, देखते हैं इधर हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन इधर भी 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन 2 और 1 कितने हो गए 3, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ही हैं। तो इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर 3 का मल्टीप्लाई 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास। अब 6 ऑक्सीजन हमारे पास हो गए तो 6 ही ऑक्सीजन हमारे इधर भी होना चाहिए, ठीक है। तो 6 ऑक्सीजन करने के लिए 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन लिए और 2 ऑक्सीजन यहाँ से ले लो, ठीक है भाई। देखो बात की हमने, ये 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 एकम 2, 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन इधर हो गए। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है हमारे पास, तो 2 दूनी 4, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। अब क्रिया हमारी हो जाएगी क्या बैलेंस। क्लियर। सी, ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है एल्युमिनियम सल्फेट। हाँ भाई, एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें, अब देखो बेरियम क्लोराइड के साथ अब क्रिया कराते हैं इसकी, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 इसका होल 3, ठीक है, SO4 का होल 3। अब क्रिया करके बेरियम क्लोराइड बनता है, किसके साथ कराते हैं एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड, BaCl2। BaCl2 अब क्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है जिसको हम बोल देते हैं AlCl3, एवं बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4। ये हमारे पास बन रहा है यौगिक। क्लियर बात भाई। इसकी बात करते हैं, देखो तो देखते हैं भाई BaSO4। तो SO4 कितने हैं पहले, तो यहाँ पे 3 है, 3 SO4 यहाँ होना चाहिए, तो हमें 3 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसको पकड़ो, 3 Ba हो गए हमारे पास, तो 3 Ba हो गए तो 3 Ba फिर हमें यहाँ भी लेने पड़ेंगे। तो क्लोरीन कितने हो गए 3 दूनी 6, 3 हैंगे, 2 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ करना पड़ेगा। 2 एल्युमिनियम हो गए, 2 एल्युमिनियम इधर है हमारे पास। अब क्रिया क्या हो गई भाई बैलेंस हो चुकी है। क्लियर। डी वाले की बात करते हैं। अब क्रिया डी, पोटेशियम धातु अकेली पोटेशियम है, इसकी जल के साथ अब क्रिया करा दो H2, पानी मिला दिया भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है KOH बन गया भाई, एवं हाइड्रोजन गैस देती है और H2 क्या निकल जाता है बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई हमारे पास, तो भाई बढ़ानी पड़ेगी हमें इधर भी हाइड्रोजन। पोटेशियम कितनी है फिर हमारे पास 2 पोटेशियम बना दो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 2 यहाँ कर दो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। और जैसे ही 4 हाइड्रोजन हुए तो हमें 2 पोटेशियम यहाँ लेने पड़ेंगे 4। अब क्रिया बैलेंस कंप्लीट, चेक कर सकते हो आप इसको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए भाई। इनको बैलेंस करना है भाई, इनको क्या करना है भाई बैलेंस करना है, चेक करना है भाई। देखते हैं HNO3 CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या दे रखा है साथ में हमें H2 दे रखा है। इन अभिक्रियाओं को बैलेंस करके बताना है, ठीक है। चेक करिए भाई क्या क्या हमें दे रखा है। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम NO3 2 दे रखे हैं, लेकिन इधर NO3 एक ही है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। मैं अभिक्रिया को आप चाहो तो मैं दोबारा से लिख सकता हूँ, यहाँ पे सामने H दूसरा कलर ले लेते हैं, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और इससे फिर बन रहा है आपका यौगिक क्या CaNO3 का होल 2 प्लस H2, ये यौगिक बन रहा है आपका। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे NO3 कितने दे रखे हैं 2 दे रखे हैं, तो 2 NO3 कहाँ से मिले हैं हमें यहाँ से मिले हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे NO3 के साथ कर देंगे। ये बात क्लियर सभी की सबसे पहले तो, ठीक है भाई। बाकी के यौगिकों को हम देखते हैं कि कितने यौगिक हमारे पास है। बाकी का हम देखते हैं, देखो हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ से हो गए
और 2 हाइड्रोजन यहाँ से 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हमारे पास हो जाएंगे। बाकी की अभिक्रिया बैलेंस है, आप इसको चेक कर सकते हो। दूसरे नंबर की अभिक्रिया की बात करते हैं। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 दे रखा है, Na2SO4 बनना है और H2O दे रखा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर सोडियम 2 है, तो यहाँ भी सोडियम कितना होना चाहिए भाई, 2 होना चाहिए। 2 सोडियम हमारे पास क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। बाकी के जैसे ही 2 सोडियम हमारे पास बने, बाकी बात हम गिन सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। तो जहाँ भी 4 चाहिए हमें, तो जैसे ही हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। बाकी के अब तक तो हमारे पास अपने आप क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। क्लियर। तीसरे में बात करते हैं, NaCl दे रखा है, AgNO3 दे रखा है, AgCl NaNO3। तो ये अभिक्रिया हमारे पास पहले से ही बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो। दूसरे में बात करते हैं, डी वाला हमें दे रखा है BaSO4 प्लस H2O, BaSO4 प्लस HCl। तो इसमें हमारे पास क्लोरीन 2 हैं, तो 2 क्लोरीन बनाने के लिए बस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है और हमारी अभिक्रिया कंप्लीटली क्या हो गई भाई, बैलेंस हो चुकी है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है भाई, 26 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमें अभिक्रियाओं के क्या बताने हैं भाई, प्रकार बताने हैं कि अभिक्रिया का प्रकार लिखिए, कैसी अभिक्रिया। तो देख के ही पता चल रहा है कि भाई इस अभिक्रिया को ऊष्मा दे रहे हैं हम, इस अभिक्रिया को हम ऊष्मा दे रहे हैं, और ऊष्मा यदि किसी अभिक्रिया को दी जा रही है तो वो अभिक्रिया आपकी कैसी होगी भाई, ऊष्मा देकर क्या किया जाएगा, ऊष्मा देकर ऊष्मीय विघटन, इसको हम बोल देंगे ऊष्मीय वियोजन या फिर विघटन बोल सकते हो, विघटन, विघटन या वियोजन, ऊष्मीय वियोजन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना, ये नाम इसका हो जाएगा। इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है भाई, देखो ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्लियर, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और इसकी बात करें, देखो सी वाला हमें जो दे रखा है ना, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये हम पढ़ चुके हैं, इस आयरन ने इस कॉपर को हटा दिया, तो ये हो गई, हम पढ़ चुके हैं विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। और डी वाले की बात करते हैं हम, Na2SO4, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यदि आप अभिक्रिया को देखो तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो विस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है और साथ में इसका एक अवक्षेप बनेगा, तो अवक्षेपन दोनों लिख सकते हैं। ये एक आपकी विस्थापन भी है, विस्थापन भी है, या फिर अवक्षेपण भी है। अवक्षेपण हम पढ़ चुके हैं सारी अभिक्रियाओं को। ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 27। आगे आ जाते हैं, क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है, एक उदाहरण की सहायता से बताइए। हाँ भाई देखो, बिल्कुल पढ़ चुके हैं हम इस बात को। तो हाँ, विस्थापन अभिक्रिया एक रेडॉक्स, हमने पढ़ा है कि एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया का भी प्रकार हो सकती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में कम क्रियाशील क्रियाकारक अपचयन, अधिक क्रियाशील कारक उपचयित होते हैं, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो देखते हैं, वही उदाहरण हमें यहाँ पर दे रखा है। जिंक का क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसने बना दी, जिंक पे ऑक्सीजन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की संख्या में कमी होना अपचयन कहलाता है भाई, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक उदाहरण हमारे पास बन जाता है किसका, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये रेडॉक्स भी हो गई हमारे पास। दूसरा हमने पढ़ा था विस्थापन कैसे है भाई, ये तो देखो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो जिंक ने कॉपर में से हटा दिया, जिंक ने ग्रहण कर लिया, तो ये अभिक्रिया आपकी क्या हो गई, फिर आपकी एक विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया भी आपकी जो हो गई साथ। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। देखो वियोजन मतलब होता है टूटना, संयोजन मतलब जुड़ना, बिल्कुल सही बात है, हम पढ़ चुके हैं इस बात को कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन। पढ़ चुके हैं, इसका वियोजन करा दो CaO और CO2 में। क्लियर, ये टूट गया। लेकिन संयोजन में क्या होता है, संयोजन में अभिक्रिया क्या होती है, जुड़ती है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का, जैसे कि CaO और CO2 मिलकर CO3 बना दिया। तो बिल्कुल कह सकते हैं दोनों उदाहरण समीकरण समान है, किंतु विपरीत स्थितियां को दर्शा रहे हैं।
एक में वियोजन और एक में संयोजन हो रहा है, बिल्कुल कह सकते हैं हम इस अभिक्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट। यस, कंप्लीट हुआ हमारा जो पार्ट था ना, इसमें 28 क्वेश्चन हमें जो दे रखे हैं, जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज हमने हमारी इस क्लास के अंदर क्या किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये देखो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो भाई हमें रुकना मना है भाई, आप कंटिन्यूअस स्टडी करते जाओ भाई, आपको हमें पढ़ना है, स्टडी करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आगे जाके इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें आपको सही विकल्प सॉल्व कराए जाएंगे, खाली स्थान है, जोड़ियां हैं, सत्य असत्य, जो भी आपसे ऑब्जेक्टिव में मटेरियल हमसे पूछा जाता है वो सारा आपसे डिस्कस कराया जाएगा। तो भाई बिल्कुल आप फॉलो कीजिए हमें। और अभी तक जिन लोगों ने अपने फ्रेंडों को इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो भाई वो बिल्कुल इतना अपने लिए कर सकता है कि जहाँ पर यूट्यूब पर आपको फ्री जो स्टडी मटेरियल साइंस का प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी उसको भेजिए। इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, फिलहाल अभी आपकी क्लासेस फ्री चल रही है। तो आप बिल्कुल वीडियो को शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कहीं और यदि हमें डाउट आता है, लगता है कहीं वहाँ भी आपसे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कभी कहीं डाउट आता है, कोई रिएक्शन अभिक्रिया में आपको यदि कोई दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट में जवाब दीजिए, वहाँ हम आपको क्वेश्चन कीजिए, वहाँ हम आपको क्या देंगे, जवाब देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ। और अगला चैप्टर आपका अम्ल एवं क्षार, इसके जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पास रहेंगे। और हमने अभी तक क्या किया है, देखो हमारा बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है। 4 चैप्टर हैं, इसमें से पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, 3 चैप्टर और बचे हुए हैं हमारे पास। तो उन चैप्टर को भी हम 1 बाय 1 आपको कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।